हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बनिक रसायन, कुछ मूलभूत सिद्धांतों एवं तकनीक। ये क्लास 11th का 12th चैप्टर है। तो आज हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो सबसे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सर्वप्रथम लेवोजियर नामक वैज्ञानिक ने कार्बनिक यौगिकों के बारे में अपनी कुछ अवधारणाएं प्रस्तुत की। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो वनस्पति और जंतु से प्राप्त होते हैं। वनस्पति जगत से हमें शर्करा, वसा, मदिरा आदि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए होते हैं। ठीक है, जितने भी हम वनस्पति जगत से हमें चीज़ें मिलती हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। तथापि जंतु जगत के पदार्थों में, जो जंतु जगत से हमें जो पदार्थ मिलते हैं उनमें 3 तत्वों के अतिरिक्त मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन तथा कभी कभी हमको सल्फर व फास्फोरस भी मिलते हैं। ठीक है, फिर आए बर्जीलियस ने 1815 में जंतु और वनस्पति से प्राप्त होने वाले पदार्थों को जैव पदार्थ तथा खनिज पदार्थ, उन्होंने अजैव पदार्थ कहा। ठीक है, मतलब इनऑर्गेनिक पदार्थ कहा। उन्होंने क्या बोल दिया, लेवोजियर ने बोला था कि जितने भी ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं वो हमें जंतु जगत से और वनस्पति जगत से मिलते हैं। लेकिन बर्जीलियस ने कहा कि जंतु जगत और वनस्पति जगत से जितने भी पदार्थ मिलते हैं वो ऑर्गेनिक पदार्थ तो हैं ही, मिनरल्स भी है, और उन्होंने उस चीज़ों को इनऑर्गेनिक पदार्थ भी कह दिया। ठीक है, इस प्रकार यौगिकों को मुख्यतः 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। तो बर्जीलियस ने इस चीज़ को क्या किया, 2 भागों में बांट दिया। पहला जो है यौगिक जिन्हें अजैव पदार्थ या नॉन लिविंग मैटर्स से प्राप्त किया जाता है उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो जितने भी जो नॉन लिविंग मैटर्स होते हैं, जो नॉन लिविंग से प्राप्त होते हैं, उन्हें अकार्बनिक यौगिक कह दिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और वे यौगिक जिन्हें वनस्पति या जंतु से प्राप्त किया जाता है उन्हें वो कार्बनिक कंपाउंड कह दिया। यहाँ तक समझ आ गया? आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है, जितने भी प्राचीन वैज्ञानिक थे उनके अनुसार ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो एक विशेष प्रकार के बल प्रभाव से ही निर्मित हो सकते हैं। इन्होंने इस बल को जैव बल या वाइटल फोर्स कहा। उनका मत था कि जंतुओं व वनस्पतियों में जैव बल के प्रभाव से ही जैव पदार्थ बनते हैं। जितने भी मतलब वाइटल फोर्स होते हैं उनके प्रभाव से ही क्या बनता है, जैव पदार्थ बनते हैं। जैव पदार्थों के बनने का सिद्धांत भी खनिज यौगिकों के बनने के सिद्धांत से बिल्कुल भिन्न है। उनका विश्वास था कि जैव पदार्थों को प्रयोगशाला में बनाया जाना संभव नहीं है। मतलब जितने भी जैव पदार्थ होते हैं उनको हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। वो हम कहाँ से मिलेंगे, वनस्पति से और जैव से मिलेंगे, जंतुओं से मिलेंगे, लेकिन यह हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। सन 1828 में वोलर ने प्रयोगशाला में क्या कर दिया, अमोनियम साइनाइड बना दिया। यूरिया बनाकर कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में एक नया क्रांति ला दिया। मतलब बर्जीलियस ने कहा कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, लेकिन 1828 में वोलर ने क्या किया, अमोनियम साइनाइड से यूरिया बना दिया। ठीक है, कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में क्रांति ला दी। इसके साथ ही प्राचीन वैज्ञानिकों के उस सिद्धांत को गलत सिद्ध कर दिया कि जैव पदार्थ या ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं केवल जीवित पदार्थों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब इन्होंने कहा था कि जैव पदार्थ को केवल वनस्पति जंतु से या वनस्पति एवं जंतुओं से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वोलर ने 1828 में उन्होंने ये बोल दिया कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम प्रयोगशाला में भी, लैब में भी बना सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है अमोनियम साइनाइड NH4CHO। ये अमोनियम साइनाइड का फार्मूला होता है। इसको जैसे ही हम गर्म करते हैं तो हमको यूरिया मिलता है। यूरिया का फार्मूला है CONH2NNH2। बहुत ही ईजी है। CO का फार्मूला, यूरिया का फार्मूला है CONH2NH2। ठीक है, इसके पश्चात सन
1845 में कोल्बे ने प्रयोगशाला में क्या किया, CHO के सहयोग से एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किया तथा बार्थलो ने सन 1856 में कार्बन और हाइड्रोजन के सहयोग से मीथेन का संश्लेषण किया। कोल्बे ने क्या किया, प्रयोगशाला में CHO को संयोग किया और एसिटिक अम्ल बना दिया। और बार्थलो ने क्या किया, 1856 में कार्बन और हाइड्रोजन को मिला दिया और मीथेन बना दिया। इसके अलावा बहुत सारे यौगिक प्रयोगशाला में संश्लेषित किए गए, बहुत सारे यौगिक प्रयोगशाला में बनाते गए। वर्तमान में पेट्रोलियम, रबड़, रेयॉन, प्लास्टिक, एत्र, अस्थि आदि जटिल पदार्थ प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि आनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करने वाले जीन प्रयोगशाला में निर्मित किए गए। तो यहाँ तक ये इंट्रोडक्शन था कि कार्बनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले लेवोजियर ने बोला कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस किससे मिलते हैं, वनस्पति से और जंतु जगत से मिलते हैं। वनस्पति में जितने भी चीज़ें मिलती है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, जबकि जंतु जगत में इसके अलावा नाइट्रोजन और कभी कभी सल्फर, फास्फोरस भी उपस्थित होते हैं। उसके बाद बर्जीलियस आए, बोले कि सब्सटेंस के ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अलावा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं। तो उन्होंने 2 कैटेगरी में बांट दिया। पहले में नॉन लिविंग जितने मैटर्स होते हैं उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कंपाउंड होते हैं, और जितने भी वनस्पति जंतु से होते हैं उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। फिर बहुत सारे वैज्ञानिक ने मतानुसार ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या होता है, बल का प्रभाव होता है, जिसे जैव बल कहते हैं। तो जितने भी जंतु और वनस्पति में जैव बल होते हैं उनके प्रभाव से जैव पदार्थ बनते हैं। तो ये जो जैव पदार्थ होते हैं उनमें मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत को बिल्कुल उन्होंने अलग बोला। उनका विश्वास था कि जैव पदार्थों को प्रयोगशाला में बनाया जाना संभव नहीं है, नहीं बनाया जा सकता। लेकिन वोलर ने क्या किया, अमोनियम साइनाइड के हेल्प से उन्होंने यूरिया बना दिया, और ये जैव पदार्थ में उन्होंने एक अलग सी क्रांति ला दी। कार्बनिक रसायन में एक नई सी क्रांति ला दी, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस केवल जीवित पदार्थों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, उन्होंने ये चीज़ सिद्ध कर दिया। ठीक है, उन्होंने इसे गलत सिद्ध कर दिया। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।